तो अच्छा, वेपर प्रेशर क्या होता है? व्हाट इज वेपर प्रेशर? वेपर प्रेशर के लिए मैंने आपको एक पॉइंट पहले से ही बताया था कि यहां पे हमारे पास क्या है, लिक्विड है, ठीक है ना, एक कंटेनर है, क्लोज कंटेनर है, ठीक है ना। क्लोज कंटेनर है तो क्या होगा, ये जो लिक्विड जो होगा वो क्या करेगा, वो वेपराइज होगा। तो एक प्रोसेस हुआ इवोपरेशन। जब ये वेपराइज होगा तो इसकी वॉल से ये स्ट्राइक करेगी। जब ये वेपर इसकी वॉल से स्ट्राइक करेगी तो वहां पे एक और प्रोसेस स्टार्ट होगा, क्या, कंडेंसेशन, है ना। कंडेंसेशन में वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होकर वापस क्या होगा, इसमें मर्ज हो जाएगा। तो इस तरह से इवोपरेशन और कंडेंसेशन दो प्रोसेस एक साथ चल रहे हैं। तो जब दोनों प्रोसेस एक साथ चल रहे हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वेपोराइजेशन, देखो ऑडियो म्यूट करें सभी स्टूडेंट, है ना। तो वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन दोनों का एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा, और उस इक्विलिब्रियम पे यहाँ पे जो वेपर प्रेजेंट है वो वेपर जो इसकी लिक्विड की सरफेस पे, कंटेनर की वॉल पे जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा उसी को बोलते हैं वेपर प्रेशर, ठीक है ना। ये मैंने बताया था। तो आप डेफिनेशन लिख दी होगी, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑफ लिक्विड ऑन इट्स सरफेस when vapor and liquid are in equilibrium is known as vapor pressure of liquid at given temperature। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि सर लिक्विड की सरफेस पे आपने वर्ड क्यों बोला? उसका रीजन ये होता है कि हमने अभी यहाँ पे जो टर्म यूज किया है वो क्लोज कंटेनर है। तो लिक्विड की सरफेस हो चाहे इस कंटेनर की वॉल हो, एक ही बात है। लेकिन अगर हमारे पास ओपन एनवायरमेंट है, कोई क्लोज कंटेनर नहीं है, तो उस केस में जो ये वेपर सैचुरेशन ऊपर आ जाएगा, तब जो सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। तो ये जो टर्म है थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां पे डेफिनेशन तो लिखी दी होगी, डायग्राम भी आपने बना दिया होगा, ठीक। अब इसमें हम लिखते हैं नेक्स्ट हेडिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, ठीक है ना। तो यहां पे जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, ठीक है ना। तो इसमें पहला फैक्टर क्या आएगा बताओ? अच्छा मुझे बताओ, वेपर प्रेशर होता है किसका है? लिक्विड का होता है। जब ये लिक्विड का होता है तो ऑब्वियसली बात है, सबसे पहले डिपेंड किसके ऊपर करेगा? नेचर ऑफ लिक्विड पे। तो ये नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करेगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, पानी है आपके पास, ठीक है ना, और दूसरा मान लो आपने घी ले लिया या कोई तेल का कंटेनर ले लिया, ठीक है ना। दोनों लिक्विड को रख दो, आपको पता है पानी इवोपरेट होता है और बाकी जो घी है या तेल है बहुत ही स्लो इवोपरेट होता है या ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इवोपरेट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोनों की जो इवोपरेशन है वो क्या है, डिफरेंट रेट से हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे लिक्विड के नेचर पे डिपेंड कर रहा है। दूसरा जो पॉइंट आता है वो क्या होता है, वो होता है टेम्परेचर। और ये टेम्परेचर वाला जो है वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, वेपर जो है अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो हमारा एक्सपीरियंस ही ये कहता है कि वेपर ज्यादा बनती है ना। तो डेफिनेटली यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या होता है, राइज होगा, क्लियर है। और थर्मोडायनेमिकली देखें तो हमारे पास एक इक्वेशन आती है, उस इक्वेशन का नाम है क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। तो क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन जो होती है वो क्या है, वो ये है कि हमारे पास लॉग होता है, लॉग P2 अपॉन P1 इक्वल टू, थर्मोडायनेमिक्स में 11th में ये टॉपिक हो चुका है, और कई जगह पे केमिकल इक्विलिब्रियम में भी कुछ जने करवाते हैं। तो लॉग P2 अपॉन P1 जो होगा वो होगा डेल्टा H वेपोराइजेशन अपॉन 2.303 R, फिर यहां पे क्या आएगा 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, ठीक है ना। और ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, ठीक है ना। अब क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन है तो इसका जो फॉर्म है, डिफरेंशियल फॉर्म अगर देखें तो ये हमारे पास क्या आता है, ln P2 ln P d ln P अपॉन dt इक्वल टू डेल्टा H अपॉन R T स्क्वायर। और डेल्टा H कौन सा है, वेपोराइजेशन, ये हमारे पास आएगा। और ये जो है डिफरेंशियल फॉर्म है इसकी, डिफरेंशियल फॉर्म। और ये जो है ये नीट में आ चुका है क्वेश्चन,
2016 का क्वेश्चन है प्रोबेबली, ठीक है ना। तो ये एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो एक्सपीरियंस ही बता देता है टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर डेफिनेटली बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ये इसको हम सॉल्व किससे करते हैं, क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन से करते हैं, ठीक है ना। अब अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें कि नहीं हमें तो मैथमेटिकली बताओ, तो मैथमेटिकली तो फॉर्मूले वैल्यू पुट करो। मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, T1 ज्यादा है या T2 ज्यादा है, डेफिनेटली T2 ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा रहा है, तो 1/T1 कम वैल्यू है तो 1/ कम ज्यादा वैल्यू आएगी, और T2 ज्यादा है तो 1/ ज्यादा तो कम वैल्यू आएगी, ज्यादा माइनस कम हो गया पॉजिटिव वैल्यू, है ना। डेल्टा एच वेपोराइजेशन क्या होता है बताओ, पॉजिटिव होता है, हमेशा एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा इवोपरेशन, है ना। तो ये पॉजिटिव, ये वैल्यू भी पॉजिटिव आ गई, ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव, तो लॉग P2/P1 का आंसर आ रहा है पॉजिटिव। तो आपको पता है कि किसी का भी लॉग पॉजिटिव तभी आएगा जब वो 1 से ज्यादा हो। इसका मतलब P2/P1 का रेशियो 1 से ज्यादा है, मतलब डेफिनेटली P2 क्या है, ग्रेटर देन P1 है, ठीक है ना। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये बात समझ में आ गई ना, ये मैंने जो बोला वो समझ में आया आपको, ठीक है। तो अब देखो जरा, तो यहां पे ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका डिफरेंशियल फॉर्म जो है वो नीट में आ रखा है, सीधा फॉर्मूला ही पूछा था, ज्यादा कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। तो ये होता है, ये किस तरह से आता है, थर्मोडायनेमिक्स में हो चुका है अपने। अब हम बात कर रहे हैं क्या, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, ये होता है क्या, यहां पे इलेक्ट्रोलाइट। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। हालांकि ये जो है वो हम आगे पढ़ेंगी। तो इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे मान लो आपको एक बेस्ट एग्जांपल लेता हूं, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो आपको पता ही क्या होगा, जब वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेयर प्रेशर के इक्वल हो जाता है, वाटर का जैसे 100 है, ठीक है ना। अब सोचो उसके अंदर मैंने शुगर डाल दी, शुगर डालते ही आप खुद सोचो, शुगर डालते जो शुगर सॉल्यूशन बना उसका बॉइलिंग पॉइंट वाटर के कंपेरिजन में क्या होता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है, सिंपल सा रीजन है, अपना एक्सपीरियंस ये कहता है। बढ़ने का रीजन तो हम एक्सप्लेन करेंगे, आगे टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन हमें ये पता है कि जैसे ही हमने इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया तो वो थोड़ा हाई टेम्परेचर बॉयल करेगा, हाई टेम्परेचर बॉयल करेगा, इसका मीनिंग श्योर है कि इसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, वाटर से कम हो गया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट अगर प्रेजेंट है तो वो सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है और वेपर प्रेशर उसका डाउन हो जाता है। तो ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक। अब यहाँ पे फैक्टर्स नॉट अफेक्टिंग, या वेपर प्रेशर जो है वो क्या होगा, वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड अपॉन, दो पार्ट को डिवाइड करते हैं। अब वेपर प्रेशर किस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, है ना। मैंने क्या किया, मेरे पास पानी था, ठीक है ना, पानी का मैंने क्या किया, 1 लीटर लिया और पानी 10 लीटर लिया। अब दोनों को मैं क्या कर रहा हूं, बॉईल करना चाहता हूं। तो बताओ दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या है। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। जैसे वाटर कब बॉईल करेगा, जब वाटर का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर मतलब 1 atm के बराबर हो जाएगा तो बॉईल करेगा। तो यहां देखो, अगर मेरे पास 1 लीटर वाटर है और 10 लीटर वाटर है, दोनों को गर्म करूंगा तो बॉइलिंग पॉइंट उसका क्या रहेगा, वही 100 रहेगा। मतलब ये हुआ कि वेपर प्रेशर जो है वो यहां पे अमाउंट ऑफ लिक्विड पे डिपेंड नहीं करेगा, कितना ही अमाउंट ले लो वही रहेगा, ठीक है ना। तो यहां पे तो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ लिक्विड, ठीक है ना। दूसरा क्या हो सकता है हमारे पास, इसको हमने किस कंटेनर में लिया है, कोई भी कंटेनर ले लो, अगर हमने इसको किसी भी कंटेनर में लिया है तो भी वो उसी पे डिपेंड करेगा। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे शेप एंड साइज ऑफ कंटेनर, तो कोई भी शेप ले लो, कोई भी साइज ले लो, ये उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ये दो मेजर पॉइंट है। जैसे मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं, उसको समझना। मेरे पास एक कंटेनर है, एक कंटेनर के अंदर, जैसे इसको हम एग्जांपल के फॉर्म में समझते हैं, मेरे पास एक कंटेनर है, ये लिक्विड है इसके ऊपर, ठीक है। इस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो मेरे पास क्या है, P है, लेट इट इज P, ठीक है। अब मैंने एक ऐसी डिस्क ली जो कि मास लेस है ना, हमने पहले एज्यूम कर लिया मास लेस डिस्क है। इस डिस्क को एग्जैक्टली मैं क्या करता हूं, इसके ऊपर पुट कर देता हूं, किसके ऊपर, इस लिक्विड के ऊपर,
और बीच में एक छोटा सा होल कर देता हूं ऐसे, ये छोटा सा होल हो गया, ठीक है। अब होल हो गया, अब मैंने इसको मास लेस डिस्क को इसके ऊपर रख दिया, ये डिस्क है इसके ऊपर रख दिया। अब बताओ वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा। डिस्क को रखने से पहले जो वेपर प्रेशर था मेरे पास P था, अब मैंने डिस्क को रख दिया, अब बताओ वेपर प्रेशर क्या होगा, बोलो। सेम रहेगा। इसका रीजन क्या है बताओ। इसका रीजन ये होता है वेपर प्रेशर इन फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना। मतलब सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर हो या कुछ भी हो जाए उस पर भी डिपेंड नहीं करता। तो ये अपने को ध्यान रखना। तो थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं हम सरफेस एरिया। तो वेपर प्रेशर अगेन वही रहेगा जब डिस्क भी रख दो तो भी। तो नेक्स्ट आ सकता है यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, ठीक है। लिखो इसको जल्दी जल्दी लिखो इसको थोड़ा। बस अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें देखो आप यहां पे कुछ टर्म आते हैं, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर क्या होता है और किस कंडीशन में हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो यहां देखो अब देखो, अब आपको यहां पे हमने कहा कि जब ये इक्विलिब्रियम स्टार्ट होगा तो क्या होगा। तो ऊपर एयर है, इस एयर के अंदर क्या होगा हमारे पास, मान लो मेरे पास एक कंटेनर है इस तरह से, या लिक्विड हो गई, ठीक है ना। और यहां पे लिक्विड है तो, और ये यहां पे कौन है, वेपर है, ठीक है ना। ये लिक्विड है और ये क्या है, ऊपर वेपर है। और यहां पे हम बोल देते हैं क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ, लिक्विड हमने वाटर ही ले लिया, थोड़ा आसान रहेगा ना। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O, इसको मैं लिख देता हूं क्या, PH2O, ठीक है ना। और यहां पे क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ H2O एट गिवन टेम्परेचर, क्योंकि वेपर प्रेशर ओनली टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहे हैं, बाकी तो फिजिकल फैक्टर हो गए दूसरे। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, इसको ले लेते हैं हम क्या, VP लिख देते हैं इसको शॉर्ट में, VPH2। तो यहाँ पे तीन सिचुएशन बन सकती है ना। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, इन एनी कंडीशन टोटल अवेलेबल गैस में से जो प्रेशर, टोटल अवेलेबल वेपर या गैसेस मिक्सचर जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है उसमें वाटर वेपर कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, दैट इज पार्शियल प्रेशर, ठीक है। और वेपर प्रेशर जो होता है वो एक लिक्विड की जो प्रॉपर्टी आती है, जो टेम्परेचर डिपेंडेंसी होती है, जब वो सैचुरेशन में होता है तब वो जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होता है मिक्सचर ऑफ एयर के अंदर, उसी को बोलते हैं हम क्या, वेपर प्रेशर। तो क्या कंडीशन आई, पहली कंडीशन बनी, इसका मतलब वेपर प्रेशर क्या होगा, सैचुरेशन प्रेशर ही होगा। तो अगर इस लिक्विड के ऊपर वाला एयर वाला जो पोर्शन है उसका जो PH2 है, ठीक है ना, और वेपर प्रेशर ऑफ H2O में ज्यादा अगर वेपर प्रेशर ऑफ H2O होगा तो देखो क्या, हमने यहां पे कहा कि जो PH2O है और वेपर प्रेशर ऑफ H2O में, PH2O क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O इन एयर, और वेपर प्रेशर जो होता है वो ओनली एक पर्टिकुलर कंडीशन में डिफाइन है, जब वेपर और लिक्विड आपस में इक्विलिब्रियम में हो। इसका मतलब इस सिचुएशन में ये वाला इससे ज्यादा है, मतलब अभी जो एयर में H2O का जो पार्शियल प्रेशर है वो वेपर प्रेशर से कम है, मतलब अभी भी एयर सैचुरेटेड नहीं हुई है। इसका मतलब अभी मॉइस्चर बहुत ज्यादा नहीं है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ये जो एयर है उसमें रेट ऑफ इवोपोरेशन ज्यादा होगा या कंडेंसेशन ज्यादा होगा, बताओ। इवेपोरेशन ज्यादा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे जो है ये अनसैचुरेटेड एयर होगी, अनसैचुरेटेड
एयर। तो यहां पे क्या होगा, इवेपोरेशन जो है वो ज्यादा है, ठीक है ना, इवेपोरेशन जो है वो अभी ज्यादा चल रहा है। सेकंड केस आ जाएगा, क्या होगा, अगर मेरे पास वही PH2O जो है वो इक्वल हो जाए वेपर प्रेशर ऑफ H2O के, तो डेफिनेटली अब क्या हो गया, इक्विलिब्रियम सेटअप होगा। तो इसको हम बोलेंगे क्या, सैचुरेटेड एयर, सैचुरेटेड एयर। और ये सैचुरेटेड एयर को हम बोल देते हैं क्या, इसको हम बोल देंगे क्या, सैचुरेटेड प्रेशर, सैचुरेटेड प्रेशर। और कई बार टर्म हम यूज कर लेते हैं इसके लिए, एक्वस टेंशन। क्या यूज करते हैं हम, जब सैचुरेटेड हो जाएगा तो वर्ड यूज करते हैं एक्वस टेंशन, ठीक है ना। और क्या हो जाएगा, ये सैचुरेटेड एयर होगी, तो यहां पे अब क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा, यहां पे अपने पास इक्विलिब्रियम आ जाएगा, ठीक है ना। और थर्ड जो पॉइंट बनेगा हमारे पास, जो PH2O की वैल्यू क्या होगी, वेपर प्रेशर ऑफ H2O से क्या होगी, ज्यादा है, तो डेफिनेटली क्या होगा, सुपर सैचुरेटेड एयर होगी। और सुपर सैचुरेटेड एयर में क्या होता है, बोलो, तन में जवाब दो, सुपर सैचुरेटेड एयर। तो अब यहां पे क्या होगा, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन इसमें ज्यादा होगा, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक सा पॉइंट है, ये आपको याद रखना है और इंपोर्टेंट भी है, ठीक। लिखो इसको जल्दी। एक्सक्यूज मी सर, अब आप सभी एक बार देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अब सभी इसको बहुत ही अच्छे से सुनना। मेरे पास क्या, मैंने एक मूवेबल पिस्टल ले लिया, ये है ना, और यहां पे मैंने लिक्विड ले लिया, इस लिक्विड का वेपर प्रेशर मैंने ले लिया P। तो P ये वो प्रेशर होगा जब लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम में आएंगे, तो यहां पे उस केस में जो प्रेशर एक्सर्ट होगा वो वेपर प्रेशर होगा, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O इक्वल टू क्या है, वेपर प्रेशर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बना है, ये सैचुरेटेड एयर होगी अगर ये ऊपर वाला प्रेशर P के बराबर हो जाए, ठीक है। अब सपोज करो मैंने ये कंटेनर को इस तरह सेटअप कर दिया, अब बताओ क्या होगा। एक चीज तो श्योर है, यहाँ पे कुछ भी हो जाए, जब मैंने इसको यहाँ पे फिक्स किया है तो उस केस में यहां प्रेशर जो होगा वो P से ज्यादा कभी नहीं होगा, ठीक है ना। स्टार्टिंग के अंदर जब लिक्विड लिया और पिस्टन को हमने सेटअप किया तब इवोपरेशन ज्यादा होगा, और एक टाइम ऐसा आएगा दोनों में इक्विलिब्रियम आ गया, इक्विलिब्रियम आते ही वेपर प्रेशर क्या हो गया अपने पास, जैसे ही P के बराबर पहुंचेगा वो एक इक्विलिब्रियम सेटअप होके और ये हमेशा कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब यहां पे फाइनली यहां जो प्रेशर He होगा क्लोज कंटेनर में वो वेपर प्रेशर के इक्वल आ जाएगा, मतलब सैचुरेशन कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। अब मान लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन में से कभी गिवन नहीं होगा लेकिन आपको मानना पड़ेगा, कंटेनर क्लोज दे दिया मतलब मैक्सिमम लिमिट तक वो प्रेशर अचीव करेगा और वो P के बराबर हो जाएगा, ठीक। अब मैंने क्या किया, ये पिस्टन मेरे पास मूवेबल है, अब इस पिस्टन को यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर है H2O का वो वेपर प्रेशर ऑफ H2O के इक्वल हो गया। अब मैंने पिस्टन को क्या किया, थोड़ा कंप्रेस किया, है ना, मैंने थोड़ा पिस्टन को कंप्रेस किया। अब कंप्रेस किया तब बताओ वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, बताओ। रहेगा सर, बिल्कुल सही, वेरी गुड, है ना। ऐसा क्यों हुआ, देखो, क्योंकि मैंने अगेन कहा था ये ओनली टेम्परेचर में डिपेंड करेगा। सपोज करो आपने इसके ऊपर प्रेशर को बढ़ा दिया, है ना, प्रेशर को बढ़ाते ही हमारे पास जो लिक्विड और वेपर का क्या चल रहा था, एक इक्विलिब्रियम चल रहा था, लिक्विड और वेपर का इक्विलिब्रियम चल रहा था। जैसे ही मैंने क्या किया, प्रेशर को बढ़ाया तो इसका प्रेशर क्या हो गया, बोलो, प्रेशर पार्शियल प्रेशर P बढ़ गया तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम कहां जाएगा, बैकवर्ड। तो ये वेपर जो होगा वो लिक्विड में क्या स्टार्ट हो जाएगा, कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो रेट ऑफ कंडेंसेशन जो है अब बढ़ गई।
और ये तब तक रहेगी जब तक कि वापस प्रेशर किसके बराबर ना हो जाए, P के बराबर। क्लियर है? तो वापस जो इक्विलिब्रियम सेटअप हुआ तब उस केस में यहां पे जो वेपर है वो क्या करेगा, उसका प्रेशर P के बराबर हो जाएगा और कंडेंसेशन ज्यादा होगा। तो दो फिनोमेना होगी, एक तो मोल्स ऑफ लिक्विड इन वेपर फेज कम होंगे, मोल्स ऑफ लिक्विड इन लिक्विड फेज वो क्या होंगे, बढ़ेंगे। ठीक है ना, क्योंकि कंडेंसेशन हो रहा है। तो इस तरह से यहां पे ये चीज होगी। नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैं इस पिस्टन को ऊपर की ओर पुल कर दूं, है ना, ऊपर की ओर पुल करूंगा तो बताओ क्या होगा, ऊपर की ओर मैंने खींच के इसको ऊपर वॉल्यूम बढ़ा दिया, अब बताओ वेपर प्रेशर क्या होगा, अभी भी P रहेगा। बिल्कुल सही बताया। अब क्यों रहेगा, तो फिर चेंज क्या आया, तो चेंज ये आएगा जैसे आपने इसको ऊपर किया तो ये इक्विलिब्रियम वापस डिस्टर्ब हो गया। जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ने से प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम हो गया तो ऑब्वियसली बात है वेपर को ज्यादा बनाना पड़ेगा, वापस बनेगा तो फॉरवर्ड होगा, रेट ऑफ इवोपरेशन ज्यादा होगा, पिछले में कंडेंसेशन ज्यादा था, अब इवोपरेशन ज्यादा होगा और थोड़े टाइम में यहाँ पे वेपर जो है, वेपर इतना हो जाएगा कि उसका प्रेशर वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, इक्विलिब्रियम वापस सेटअप हो गया। तो चेंज क्या हुआ, लिक्विड के मोल्स कम हुए और वेपर में लिक्विड के मोल्स, लिक्विड वेपर में वो लिक्विड के जो मोल्स हैं वो बढ़ जाएंगे वेपर फेज के अंदर और लिक्विड फेज के अंदर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ये पूरा अपने पास कंसेप्ट होता है। ठीक है, आया समझ में? यस सर। ठीक है, यस सर। क्वेश्चन ये है कि मेरे पास जो है एक ये मूवेबल पिस्टन है, ये मेरे पास है H2O लिक्विड फेज में। ठीक है ना, इसका जो वेपर प्रेशर है वो मेरे पास है 100 mm ऑफ HG। ठीक है ना, अब और यहां पे जो P है, P टोटल वो है 750 mm, है ना। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे कंप्रेशन किया, यहां पे कंप्रेशन किया तो मेरे पास जो वॉल्यूम जो था, यहां पे वॉल्यूम मैंने इसका ले लिया V। ठीक है ना, वॉल्यूम V। अब यहां पे मैंने क्या कर दिया, अगेन ये लिया लिक्विड है, ये तो H2O लिक्विड ही रहेगा और मैंने इसको ये जो है यहां पे जो हमारे पास आएगा, अब ये जो वॉल्यूम होगा वो आ जाएगा V, वॉल्यूम जो आएगा वो V/3 हो गया। ठीक है ना, तो यहां पे जो P टोटल है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, वापस रिपीट कर रहा हूं मैं। मेरे पास क्या है, एक कंटेनर है, एक उसमें पिस्टन फिट कर रखा है मैंने, H2O लिक्विड ले रखा है, इसका वेपर प्रेशर 100 mm ऑफ Hg है, P टोटल हमारे पास 750 है यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, इसको कंप्रेस कर दिया। जब मैं इसको कंप्रेस करूंगा तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V/3 कर दिया हमने, है ना। तो बताओ P टोटल कितना हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो करें फिर इसको। सर 316.67 316.67 नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना, अब देखो इधर यहां पे क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो हम बात करेंगे P जो टोटल होगा वो क्या होगा। अच्छा, आपको पता ही है यहाँ पे जब ये वेपर प्रेशर, हमेशा मैंने कहा ना सैचुरेशन कंडीशन लेनी है, तो P टोटल जो हमारे पास आएगा वो क्या आएगा बताओ, P एयर प्लस वेपर प्रेशर ऑफ H2O। ठीक है ना, और आपको पता है वेपर प्रेशर ऑफ H2O दे ही रखा है, तो P एयर कितना आ गया हमारे पास, जो P एयर आएगा वो हमारे पास P टोटल कितना था, P टोटल है 750 और वेपर प्रेशर है यहाँ पे 100, तो 650 आएगा। अब आप इसको एक बार सोचो, हमें पता है कि वेपर प्रेशर डिपेंड्स ओनली अपॉन टेम्परेचर, तो यहां पे बोलेंगे डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ओनली। तो यहां पे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं टी कांस्टेंट, वैसे अंडरस्टूड होता है जब कुछ गिवन नहीं होता टी यहाँ पे ऐसी कंडीशन कांस्टेंट लेते हैं। तो अब उस केस में क्या होगा, तो यहां पे क्या होगा, सो
change in volume results in change in प्रेशर ऑफ एयर ओनली, ठीक है ना। तो वॉल्यूम को चेंज करेंगे तो ओनली क्या चेंज होगा बताओ, एयर का प्रेशर चेंज होगा। तो यहां पे बात करें तो हमें पता है P1 V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा P2 V2। क्यों, कंडीशन कैसी है, आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल कंडीशन में क्या होता है, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 होता है। तो अब बताओ हमारे पास, मान लेते हैं कि ये जो P1 है इसको तो मैंने ले लिया 650 इंटू वॉल्यूम को ले लिया मैंने V, या P2 निकाल लिया, और अब वॉल्यूम कितना हो जाएगा V/3, ठीक है ना। तो ये V से ये V कैंसल, तो P2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, P2 इक्वल टू प्रेशर ऑफ एयर, और वो कितना है अपने पास 1950 mm, ठीक है 1950 mm। और ये 1950 mm है, तो अब इसमें क्या करेंगे हम, अब हमें चाहिए क्या P टोटल। अब क्योंकि मॉइस्चर तो यहां पे भी होगी, तो ये भी P टोटल क्या होगा, P एयर प्लस, इसको P टोटल डैश ले लेते हैं ना, P एयर प्लस क्या आ जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ H2, वो तो कांस्टेंट ही है। तो यहां पे हमारे पास आंसर आएगा 1950 प्लस 100, और यह आ जाएगा 2050 mm। एंड दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, है ना। वापस एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, हमारे पास क्या क्वेश्चन था, मेरे पास एक कंटेनर था, उसमें पिस्टन को फिट कर दिया, H2 लिक्विड था, वो इसके अंदर थोड़ा अमाउंट ले रखा था, और मैंने यहाँ पे कहा वेपर प्रेशर ऑफ H2 जो है वो कितना है 100 mm। जैसे ही मैंने यहाँ पे लिया, मान लो ये ऊपर जो वॉल्यूम है एयर का वो भी वॉल्यूम आ रहा है ना, और P टोटल 750 दे दिया, तो ऑब्वियसली बात है ये जो टोटल प्रेशर होगा उसमें इसका वेपर प्रेशर भी इंक्लूड होगा, तो एयर प्लस वेपर प्रेशर, तो ये टोटल 750 होगा। और अब मैंने कंप्रेस किया, कंप्रेस करने पे क्या होगा, वॉल्यूम को मैंने V से V/3 कर लिया, टेम्परेचर सेम ही रखा है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा P टोटल यहाँ पे फाइंड करना है। तो कैसे किया हमने, P टोटल जो है वो क्या होगा P एयर प्लस वेपर प्रेशर ऑफ H2, ये ओनली किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर, टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब वेपर प्रेशर कांस्टेंट। तो P एयर इक्वल टू 750 माइनस 100, तो 650 अपने पास आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर, ठीक है। अब हमने क्या किया, तो हमें पता है, सो चेंज इन वॉल्यूम रिजल्ट्स इन चेंज इन प्रेशर ऑफ एयर, ठीक है ना। तो एयर का प्रेशर ही चेंज होगा, वेपर प्रेशर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो अब क्योंकि आइसोथर्मल कंडीशन ही है, तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 अप्लाई किया, तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी P2 इक्वल टू P एयर 1950, P टोटल दोनों को ऐड कर दिया, हमारे पास ये आंसर आ गया।